तो पहले तो जानना चाहूंगी लॉकडाउन आपका किस तरह से बीता और क्या कुछ किया आपने इस पूरे समय में। हाँ, बहुत मस्ती करी और मतलब बहुत पहले तो बहुत ही बिजी थे हम जब आइडल में थे, या काम वर्क बस यही सब करते रहते थे। तो एक जी। टाइम मिला है मुझे, सच में मैं तो इस बात की खुशी है मुझे कि मुझे हाँ मम्मी हाँ। के पास थोड़ा टाइम बिताने का मौका मिला, क्योंकि बहुत टाइम मैं मम्मी से दूर रहा हूँ। बात आइडल हाँ की हाँ। नहीं है, आइडल के बिना भी मैं बहुत दूर रहा हूँ मम्मी से। तो ये शायद हाँ हाँ। की वजह से मुझे बहुत खुशी हुई कि मम्मी के पास, और जो मैंने बहुत सारी मूवीज देखी इसमें और बहुत सारे गाने भी बनाए, इसमें बहुत टाइम मिला मुझे अपने गाने बनाने का। हाँ हाँ। तो हाँ मैंने इसमें गाने बनाए बहुत सारे जो मेरे खुद के हैं, और हाँ। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें की और बहुत इंजॉय किया और बहुत ही मजा किया। और ऐसे नहीं कि रियाज भी चल रहा है, लेकिन बहुत मजा है सच में इस लॉकडाउन में। हाँ हाँ। ओके। जानना चाहूंगी काफी प्रोजेक्ट्स भी मिले आपको शो के बाद, मैं कह सकती हूँ। तो एक एक करके अगर आपको बताना होगा, जैसे रोम रोम की बात की जाए, या फिर पंगा में भी जो आपका सॉन्ग था उसकी बात की जाए, और उसके बाद बैड बॉय का भी आपका एक गाना है, तो कैसे एक एक करके आपको चीजें मिलती गई और कैसा रहा एक्सपीरियंस हर एक चीज का। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मतलब इसमें एक बहुत नर्वसनेस भी आई कि ये पहला एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता क्या करना होगा, कैसे करना होगा। तो मैं डर रहा था। जी। उससे पहले वो सॉन्ग बहुत सारे लोग गा कर गए थे, जैसे कि रोम रोम गाना, उसको लोग गा कर गए हम्म। थे, 5-6 लोग, बहुत सारे लोग गा कर गए थे। तो वो सिलेक्ट नहीं हुआ, तो मैं भी हम्म। सोच रहा था कि मेरा भी सिलेक्ट नहीं होगा। तो ऐसा ही हाँ कुछ हाँ। दिमाग में चल रहा था। हाँ तो हाँ। फिर भी मैंने अपने तरीके से, मैंने अपनी जो नर्वसनेस को दूर करके रिलैक्स माइंड होकर और बस सोचा कि बस फाड़ना ही है, तो अच्छे से काम हाँ करना हाँ। है। तो हाँ बाकी बस हो गया, पता नहीं कैसे हुआ, मुझे सच में नहीं पता। और उस टाइम तो मैं बिल्कुल पागल हो गया था जब शंकर महादेवन सर ने मुझे डुएट गाने के लिए बुलाया था। तो वो जी जी। वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूल सकता। और जो जो वो गाना लिखा था, जो हमने पंगा मूवी में गाना गाया है, और उसमें जी जी। कंगना रनावत जी भी हैं और जस्सी गिल भी हमारे पंजाब से ही जी हैं वो। जी। जी। तो वो जो गाना लिखा है वो लिखा है जावेद अख्तर साहब ने, पंगा मूवी का, जो मैंने गाया और शंकर महादेव सर के साथ गाया है। तो वो गाना जावेद अख्तर साहब ने लिखा है, जो कि मैंने, आपने मेरा शायद आफरी आफरी गाना सुना होगा ऑडिशन राउंड से। जी तो वो गाना जी। जी। मैंने उन्होंने वो आफरी आफरी गाना लिखा है। तो वो जो आफरी आफरी गाना है वो जावेद अख्तर साहब ने लिखा है, जो कि मैंने ऑडिशन राउंड में गाया था। और आफरी हम्म। आफरी गाने को ओरिजिनली मतलब नुसरत साहब ने गा रखा है। तो हम्म। उनका लिखा हुआ गाना मैं गा रहा हूँ, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उनको, उन्होंने लता जी को, बड़े बड़े लोगों को लिख कर दिए गाने, मतलब उनके गाने वो गाते हाँ हैं। तो मतलब मेरे लिए कितनी बड़ी बात है और कितनी खुशनसीबी की बात है कि मैंने चलते ही शो में 2 एपिसोड होने के बाद ही मैंने प्लेबैक किया, और इतने बड़े बड़े लोगों के साथ। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और बाकी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, रिकॉर्ड हो चुके हैं, लेकिन बस लोगों को और आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बस इस लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया, कोरोना वायरस ने बहुत सारा काम खराब कर दिया। तो मेरे जी। खुद के गाने आ रहे हैं, आपको बहुत जल्दी सुनने को मिलेंगे। और आपको, अच्छा, जिन लोग लोगों जानना को, भी चाहते थे कि कब आप रिलीज करना चाहते हैं अपने गाने, और थोड़ा सा अगर आप हिंट दे सकें किस तरह के गाने होंगे और किस तरह से आपने सोचा उन गानों के बारे में। थोड़े से दर्द भरे होंगे, थोड़े रोमांटिक होंगे, और बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल गाने होंगे। और बहुत मतलब ये डेट नहीं बता सकता आपको कि कब रिलीज होगा, क्योंकि हाँ हाँ। हमें नहीं पता, क्योंकि उसका बहुत सारा काम बाकी है, जैसे कि शूट वगैरह या ऐसा उसा। तो इसलिए हाँ बहुत हाँ। चीजें बाकी हैं उसमें। तो वो कर हम्म। कर जरूर मैं आपको बताऊंगा रिलीज डेट कब होगी। तो मैं जरूर आपको हाँ बताऊंगा। हाँ। और पंजाबी गाने भी बहुत जल्दी सुनने को मिलेंगे। हाँ हाँ। ओके। अच्छा, जानना चाहूंगी जिस तरह से शो की पूरी बात की जाए इंडियन आइडल की, तो एक और सीजन आने जा रहा है और इस बार ऑडिशंस काफी अलग होने वाले हैं। तो क्या लगता है, अगर आपको इस तरह से ऑडिशन देना होता तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट होता या फिर कितना अच्छा होता। ये मेरे लिए सच में बहुत आसान होता, क्योंकि जब जैसे मैं घर पे गाता हूँ, इनकी बहुत किस्मत अच्छी है, आइडल 12 आ रहा है, जो भी बच्चे जी। ऑडिशन देंगे, हम्म। क्योंकि वो बहुत बड़ी स्टेज है। तो उस स्टेज पर जाकर नर्वस हो जाते हैं लोग और डर जाते हैं।
डर इसलिए जाते हैं कि वो सोचते हैं कि इतना बड़ा स्टेज है और नर्वसनेस में हमारे से कोई गलती ना हो जाता, वो खुल के गाता, उसको किसी का डर नहीं होता या कुछ भी सोच जी। समझ के नहीं गाता, जो भी गाता है अपने दिल से गाता है, हम्म, खुले माइंड से गाता है। तो मेरे बिल्कुल। ख्याल से बहुत बेटर है उनके लिए, और क्योंकि उनको कोई जज करने वाला नहीं है, वो आराम से रिलैक्स होकर अपनी वीडियो बनाकर अच्छे हाँ से हाँ। एक बार तो वो ऑडिशन दे सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है उनके लिए। अच्छा, आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने फर्स्ट टाइम जब ऑडिशन दिया था? क्या कुछ आपके दिमाग में था? और जब सिलेक्शन हुआ था तो क्या कुछ सोचा कि किस तरह से एक मंजिल और आगे बढ़ गए? जी मतलब शुरू शुरू में बहुत मतलब कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो डरा हुआ तो था, मतलब ऐसे सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है या वहाँ क्या होगा, जी। क्या होगा, मतलब फाइनली मैं क्या सिलेक्ट हो पाऊंगा या ये हो पाऊंगा। तो ये चल तो रही थी दिमाग में बात है, लेकिन बाद में मैंने इसको ठीक किया कि इसको साइड में हम्म। करो। अपने सनी तुमने मतलब एंड काम करना है और मतलब कि बस करके दिखाना है, और टेंशन मतलब किसी बात की, मतलब मैं यहीं डर गया, यहीं नर्वस हो गया, तो मुझे तो ट्रॉफी जीतनी है इंडियन आइडल की, तो वो कैसे जीत पाऊंगा जी। ऑडिशन राउंड से ही बिल्कुल। डर गया। तो बस हम्म। वहीं से मैंने अपने आप को थोड़ा हौसला दिया और बस बोल कर ही गया था कि मैं गोल्डन माइक लाऊंगा। मैं तो गोल्डन माइक ही लाया, मेरा भाई था एक, मतलब एक फ्रेंड ही था मेरा, तो मैंने उसको बोला कि हम्म। भाई मैं सच में गोल्डन माइक लाऊंगा, मतलब टिकट नहीं लाऊंगा। तो उस टाइम मतलब गोल्डन माइक का मतलब सीधे थिएटर राउंड, बीच में राउंड होते हैं तो हाँ वो करने नहीं होंगे मुझे। तो मैंने बोला कि गोल्डन माइक, हाँ तो गोल्डन माइक लाया। हाँ जब थिएटर राउंड आया तो फिर भी मैंने उसे बोला कि भाई मैं दोबारा गोल्डन माइक लाऊंगा, फिर भी दोबारा गोल्डन माइक हाँ। लाया। तो टॉप 15 में हम गए थे फिर। एक चीज और जानना चाहूंगी, जब जजेस के सामने पहली बार परफॉर्म किया था आपने, तो वो वाला किस तरह से एक्सपीरियंस रहा था आपका? और जो जो आने वाले कंटेस्टेंट्स हैं उनको क्या कहेंगे कि किस तरह से उन्हें डट के सामना करना पड़ेगा जजेस को, और उनको किस तरह से अपना एक जो पावर पैक परफॉर्मेंस होता है उससे उन कैसे जीत सकते हैं वो दिल? जी जजिस की बात कर रहे हो, तो मैं जब गया था मैं भी ऐसे ही सोच रहा था कि हाँ बाप रे बाप क्या होगा, लेकिन वो इंडियन हाँ आइडल के जजिस जजिस नहीं है सच में, वो एक फैमिली की तरह आपसे बिहेव करते हैं और आपसे इतना प्यार करते हैं और रिलैक्स फील करवाते हैं आपको, फिर जाकर आपसे गाना गवाते हैं। तो मेरे साथ तो मैं तो सब जाकर भूल गया था, वो इतना प्यार दे रहे थे। तो आइडल जी। के जजिस हैं जो, मैं उनको सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ प्लीज उनसे डरिए मत, वो बिल्कुल फैमिली की तरह हैं, और आप आराम से रिलैक्स होकर उनको परफॉर्म करिए, वहां पर अपना धांसू करिए, धमाकेदार वीडियो बनाकर आप अपलोड कीजिए सोनी लिव ऐप पर। डरने की कोई बात नहीं है, और वो सब एक फैमिली है, और आप जाओगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको किससे सबसे ज्यादा मिला है हमेशा से, और किसका सपोर्ट आपको हमेशा से मिलता रहा है अभी भी? और जिससे अगर बात की जाए तो कौन से वो जज है जिनके साथ आप सच में अभी भी बहुत ज्यादा कांटेक्ट में हैं? विशाल सर, नेहा मैम, हाँ हाँ। ओके। नेहा दी और विशाल सर। ओके। और उनका कोई कॉम्प्लीमेंट जो आपको हमेशा याद रहेगा, कोई ऐसा यादगार मोमेंट आपका जो आप शायद कभी नहीं भूल सकते उसे? जी मैं विशाल सर का एक जो मोमेंट है वो मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि अ, उन्होंने मुझे एक बतौर एक आशीर्वाद के तौर पर एक गिफ्ट दिया था मुझे। वो एक वो आशीर्वाद ही दिया था, गिफ्ट नहीं कहूंगा, सॉरी, वो उनका एक बहुत ही बड़ा आशीर्वाद था। जब मैंने हल्का हल्का सरूर गाया था तो वो इतने खुश हाँ हुए हाँ। थे, तो उन्होंने अपनी जेब से कुछ निकाला और मेरे हाथ में रखा, और वो मेरे पास अभी तक है, और वो चीज मैं कभी नहीं भूल सकता। और नेहा मैम ने, जब मैं ऑडिशन राउंड से ही मुझे उन्होंने 1 लाख रुपए दिए थे, और जब मैं बहुत ही बुरी हालत में था, बहुत जी। मुसीबतों से गुजर रहा था, तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की, तो उनको मैं कभी नहीं भूल सकता। हम्म। अच्छा, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से शो के बाकी कंटेस्टेंट्स रहे हैं, कितनी ज्यादा बॉन्डिंग अभी भी बरकरार है सभी के साथ, ये भी सभी जानना चाहते थे, क्योंकि आप लोग एक फैमिली की तरह बन गए थे, सारी चीजें एक साथ शेयर करते थे, सारी चीजें साथ में करते थे, तो क्या कहेंगे? जी आज भी हम फैमिली की तरह ही हैं, और हम बात भी करते रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं, और भाई बहनों का तरह, मतलब भाई बहनों की तरह एक रिश्ता, और दोस्त की तरह, दोस्त भी नहीं, हम्म। मतलब एक फैमिली बन गई थी, और वो आज भी फैमिली ऐसे ही बरकरार है। हम आज भी बात करते हैं, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, हम आज भी हाँ बात हाँ। करते हैं, सभी से बात करते हैं किसके और साथ सभी से सबसे ज्यादा डिस्कस बातें करते हैं। करते हैं आप? जी मैं तो सभी से करता रहता हूँ, लेकिन बारी बारी सर, कभी शहजान से, कभी रोहित भाई से, या कभी ऋषभ भाई से, या रिदम, हाँ चेतना, हाँ हाँ। श्रुति, सभी से बातें करते रहते हैं, कभी कभी मतलब टाइम अच्छा। मिलता है तो फिर। जी हाँ हाँ।
ओके अच्छा, एक चीज और मैंने अभी जाना, जिस तरह से आदित्य होस्ट करते हैं शो में, क्या लगता है कि जो जुगलबंदी उनकी और नेहा की दिखाई जाती है वो कितनी सही है कितनी गलत है? क्योंकि ये काफी मिस्ट्री बना हुआ रहता है सभी के लिए कि क्या ये मजाक चल रहा होता है कि उस सेट्स के दौरान का, या फिर रियल में भी कुछ हो सकता है कभी। ये मुझे तो नहीं कह मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि आदि भैया तो पागल हो चुके हैं बिल्कुल नेहा दी के पीछे। ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, वो उनकी वही जाने। लेकिन हमें भी मतलब वैसे लगता था कि यार कुछ क्यों नहीं होता। नेहा दी हमेशा मतलब आपको इस शो में भी वही दिखाई देगा, नेहा दी हाँ। के नखरे और थोड़ा एटीट्यूड दिखेगा, और वो हमारे आदि भैया बेचारे उनको मनाने में लग जाएंगे और इसी में पूरा शो चला जाएगा। अच्छा, कोई चीज जो आपको याद हो उन दोनों की, जो जुगलबंदी जिस तरह से हमें भी ऑन स्क्रीन दिखाई देती है, जो ऑफ स्क्रीन कोई ऐसी चीज अगर आप बताना चाहें जो मैंने एक रिहर्सल बार की। मैंने एक बार जब हाँ दूल्हे का सहरा जब गाना गाया था, तो उस टाइम शायद आपने वो एपिसोड देखा होगा, तो हाँ वो हाँ। बहुत फनी था। तो वो उनका मोमेंट मैं कभी नहीं भूल सकता। और मेरे साथ वो मतलब कि जब मैंने गाना गाया दूल्हे का सेहरा, आदि भैया ऐसे छेड़ रहे थे उनको नेहा दी को। वो हमेशा ही कुछ ना कुछ करते रहते थे, और आपको इस आइडल में भी वही देखने को मिलेगा, और उससे पता नहीं कुछ ज्यादा ही कुछ बड़ा ही दिखने को मिलेगा। और बहुत इंटरेस्टिंग है सच में, मैं तो इस आइडल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और हम्म, आप भी प्लीज, जो भी लोग गाने वाले हैं और जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, प्लीज आपको ना यहाँ पर आपको पैसे भरने हैं या ना किसी को पैसे देने हैं और ना किसी का सपोर्ट चाहिए। सिर्फ आपका टैलेंट बोलता है। टैलेंट आप निखारिए अपना, और अपनी मेहनत करिए और छा जाइए, और इस आइडल को हम्म। रोमांटिक बनाइए। ओके, अब जब आप देखते हैं थोड़ा पीछे अगर फ्लैशबैक्स में, तो क्या लगता है कौन आपका सबसे बिगेस्ट कंपटीशन हमेशा से रहा है, और किसने आपको हमेशा से सपोर्ट भी किया है कंटेस्टेंट्स में अगर बात की जाए? मैं मैं ऐसे नहीं समझता था, मैं सच में कुछ अपनी दुनिया में रहता था ज्यादातर। मुझे नहीं पता हाँ कि हाँ। हाँ ये तो पता है कि ये कंपटीशन है एक, ऐसा कुछ है। तो मुझे किसी से ऊपर या नीचे नहीं जाना था। मैंने मैंने हाँ अपना हाँ। काम दिल से करना था। बस हम्म। मेरे दिमाग में तो यही चलता था। लेकिन स्पोर्ट तो हम सभी फैमिली एक जैसे को हर किसी को करते थे। कोई जी गलतियां करता तो हम बता देते थे कि भाई तुम्हारी ये गलती है, इसको सुधार लेना। अगर मैं गलतियां जी करता था तो वो बोलते थे इसको ठीक कर लो। तो हम एक दूसरे की हेल्प करते रहते थे सभी कंटेस्टेंट्स। जी जी।